भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। तो राजभवन मुंबई से आप तस्वीर देख रहे हैं जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और भारत के दौरे पर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। दोनों देशों के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र जिसमें प्रगति के साथ साथ हम जब फिनटेक सॉल्यूशंस को आगे ले जाने की बात करते हैं, फिनटेक सॉल्यूशंस जब हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के उस युगांतकारी पैराडाइम शिफ्ट और बदलाव का जिक्र कर रहे हैं जिसमें यूपीआई पेमेंट गेटवे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और इस लिहाज से हमने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिवाली के त्यौहार के उपलक्ष्य में भारत में दिए जलाए और दिए जलाने का प्रतीक दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को एक नई स्तर पर ले जाने का आगाज है। भारत यूके द्विपक्षीय वार्ता आज होनी है और जो छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है उसमें संबोधन होना है और इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट से दोनों देशों के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं उसमें किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ये हम देखेंगे। फिनटेक सॉल्यूशंस खास तौर पर जब हम पेमेंट गेटवेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं फाइनेंशियल सॉल्यूशंस को आगे ले जाए। जी, जो ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में इकोनॉमिक पैक्ट हुआ है, सेटा हुआ है और एक विजन 2035 का भी है, सामने लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों ही देश कई सारे मुद्दों पर, कई सारे सेक्टर्स पर बातचीत करेंगे और हम जानते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिस पर ये दोनों देश बात कर रहे हैं। अगर हम अहम सेक्टर्स की बात कर लें तो देखिए, एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, डिफेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिससे दोनों ही देश बात करना चाहते हैं। बिल्कुल श्यामा, और ये जो तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग की ये बेहद ही खास तस्वीरें हैं। इससे पहले जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीर स्टारमर के साथ, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। आगे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कितने मजबूती और नजर आएगी आपसी रिश्तों में, श्यामा? देखिए, दोनों ही देशों के बीच में हम अगर बात करें तो कई सालों से, कई दशकों से बहुत ज्यादा एक सुदृढ़ यहाँ पर रिश्ता बना हुआ है। और अगर आप अभी विजुअल्स में भी हम देख रहे हैं जहाँ पर दोनों ही देश जो अपने अपने डेलीगेशन हैं उनके साथ में भी हैंडशेक यानी कि इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों देश के लिए ये विजिट काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर दोनों देश काम करना चाहते हैं। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर यूके भारत के साथ में, जिस तरीके से भारत मेक इन इंडिया को लेके बहुत आगे बढ़ रहा है और काफी एम्फेसिस है आत्मनिर्भरता पर। यूके भी चाहेगा कि कुछ भारत से वो यहाँ से बेस्ट प्रैक्टिसेस ले सके। और हम अगर बात करें तो जो इंडियन ओशन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें भी एक तरीके से जो एक्सेसिबिलिटी है, यूके बिल्कुल चाहेगा कि भारत का यहाँ पर सहायता हो, भारत उन्हें सहायता करे ताकि वो एक्सेसिबिलिटी उन्हें ईज से मिल सके, ताकि ट्रेड बेहतर हो सके। और सारा लक्ष्य तो हम यही बात कर रहे हैं कि ट्रेड दोनों ही देशों के बीच में सुदृढ़ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ऐसे समय में जब जो यूएस टैरिफ की इशू है दोनों ही देशों को और कई सारे देशों को विश्व में, ये बात काफी ज्यादा एक परेशानी दे रहा है। ऐसे समय में नए एवेन्यूज सर्च करना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम अगर ये कहें कि दोनों देश एक दूसरे के मार्केट्स ओपन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो ये गलत बात नहीं होगी। बिल्कुल ही सही होगा कि आने वाले कुछ समय में, क्योंकि ये सिर्फ इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका आने वाले बहुत सारे वर्षों में इसकी इम्पैक्ट हम देखेंगे कई सारे सेक्टर्स में। अगर आप ऑटोमोबाइल की बात कर लें तो जिस तरीके से जो ड्यूटीज हैं वो डाउन की जा रही है, तो कुछ ड्यूटीज हैं जो इमीडिएट डाउन हो रही है, कुछ ड्यूटीज हैं, टैरिफ्स हैं जो 4 साल के बाद, कुछ वर्षों के बाद ऐसे डाउन किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको एक तरीके से स्टडी भी किया जाएगा, देखा भी जाएगा क्या इम्पैक्ट इसका हो रहा है दोनों ही मार्केट्स में।
और उस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आगे उसको बेटर किया जाएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, और जिस तरीके से भी दोनों ही देश प्रतिनिधिमंडल साथ आया है ब्रिटेन के, और भारतीय प्रतिनिधिमंडल है जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर भी हैं। इस प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो नवाचार, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, उन्नयन से जुड़े हुए सेक्टर्स पर चर्चा हो रही है। और ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है दोनों देशों के लिए, क्योंकि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कि 6ठा संस्करण है, उसमें संबोधन का भी कार्यक्रम है। तो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में युगांतकारी बदलाव के लिए ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी का जिक्र है, क्वांटम साइंस की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और कैसे यूके और भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिहाज से दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि जहां भारत एक उभरता हुआ बाजार है, अब उभरते हुए बाजार में किस तरह से यूके निवेश करेगा, और ख़ास तौर पर जो हम FTA की बात कर रहे हैं उसके ज़रिए भी अब अगर जो भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में काम करती हैं उसमें कितनी कम लागत आएगी, रोज़गार के मोर्चे से कितने असीम संभावनाओं के आकाश खुलते हुए नजर आएंगे, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है जब हम यूके और साथ ही साथ भारत की बात करते हैं। और इसमें क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात भी हम सुबह आज चर्चा कर रहे थे, और उस लिहाज से सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा जैसे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो रही है। खास तौर पर दोनों नेता जब हम विजन 2030 के तहत भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत बनाने की बात करते हैं, सशक्त बनाने की बात करते हैं, सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये दौरा, ये प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है। अच्छा, अब जो फिनटेक का इवेंट होने वाला है उसमें होना क्या है, उसमें कई कंपनियां हैं जो फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, यानी वित्तीय तकनीक को और मजबूत उन्नत बनाने के लिए। हम जानते हैं कि हमारा जो UPI सिस्टम है उसे कई देशों में लागू किया गया, कतर में अभी हमने देखा, और ये लागू करना क्या बताता है? ये लागू करना बताता है कि पेमेंट के गेटवेज को कैसे आसान बना रहा है भारत, और भारत का ये मॉडल कई देशों के लिए उदाहरण है। तो उस लिहाज से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो क्रांति आई है उसकी अगुवाई भारत कर रहा है। ऐसे में वहाँ पर पॉलिसी मेकर्स होंगे, बैंकर्स होंगे, इनोवेटर्स होंगे, और साथ ही साथ यूके के जो प्रधानमंत्री हैं यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं और भारतीय प्रधानमंत्री, डिजिटल पेमेंट, तकनीक और व्यापार, अब ये तीनों का कनेक्शन है जो जितना ज़्यादा सुगम, सुलभ और सहज डिजिटल पेमेंट गेटवे होगा, आप तकनीकी लिहाज से आपका व्यापार करना उतना ही आसान होगा। और दो देशों का मिलना खास तौर पर आर्थिक लिहाज से कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, ये अहम बात है। और भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कई दशकों पुराने हैं, और इस दौरे से एक नई ऊष्मता, गर्माहट, गर्मजोशी हम यहाँ होते हुए देखेंगे, क्योंकि एक नए साझेदारी के युग की शुरुआत होने की बात की जा रही है। विजन 2035 के रोडमैप की समीक्षा यहाँ होगी, क्योंकि इसमें हम नवाचार, नवोन्मेष, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु और साथ ही साथ ऊर्जा पर बात करेंगे। और क्योंकि भारत को अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पर कैसे देखा जाता है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर, सॉल्यूशन प्रोवाइडर उन तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लिए। इसीलिए हमने देखा कि भारत में कई स्मार्ट हैकाथॉन्स होते हैं। स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सबसे ज़्यादा है। और ये जो आप प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया और नीचे आप लिखा हुआ भी पढ़ पाएंगे, विजन 2035 व्यापार और निवेश प्रौद्योगिकी के नवाचार पर चर्चा हो चुकी है। सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी चर्चा हो, यानी कि जो शिक्षा का मॉडल है दोनों देशों का, कैसे वो छात्रों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। और
कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर है। स्मार्ट हैकाथॉन के जरिए हमने देखा, ऑडियो विजुअल मीडियम की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, और साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से दोनों देश एक दूसरे को किस तरह फ़ायदा पहुँचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि निवेश के लिहाज से लगातार दोनों देश जो निवेश की जब हम बात करते हैं उसमें आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब क्योंकि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, 7,500 से ज़्यादा कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं और अलग अलग वैश्विक स्तर के जो संस्थान हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई प्रदर्शक हैं। तो देखिए B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और जॉइंट वेंचर्स इस फिनटेक से निकलते हुए सामने आएंगे जब हम दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, और कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इस एम्बिट के अंदर कितने सारे और नए आयाम खुलते हुए हम देख पाएंगे इन अलग अलग सेक्टर्स के लिए। उस लिहाज से ये फिनटेक की क्रांति बेहद ज़रूरी है, और इसमें पेमेंट गेटवेज के साथ साथ अब आप UPI के ज़रिए गोल्ड, रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, और इसीलिए ये बात लगातार सामने आती है कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजी की इस तकनीक से हम जो 30 से 40 सालों में हासिल करते वो हमने 10 से 12 सालों में हासिल किया है, जब हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की बात करते हैं जो पारदर्शी है, जवाबदेही उसकी निष्पक्ष है, और इस सिस्टम को, इस मॉडल को, इस फिनटेक रेवोल्यूशन को अब इस क्रांति 2.0 जो हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, ये दूसरे देशों की कैसे मदद कर पाएगा, ये हम देख पाएंगे। अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश, जो ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, इसमें कई अलग अलग सेक्टर्स का मैं जिक्र कर रही हूँ, आप बेहतर रोशनी डाल पाएंगे उसमें, जिसमें हम नवाचार, रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर खास तौर पे दो देशों को बहुत करीब लाता है। देखिए, निश्चित तौर पे भारत को 3 चीजें चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने 2047 का जो विकसित भारत का एजेंडा रखा है, उस एजेंडे के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, एक है निवेश, दूसरा है तकनीक और तीसरा है रोजगार। तो रोजगार को भारत के अंदर या भारत के बाहर दोनों जगह देने के लिए जरूरत है कि हमारे पास उत्तम तकनीक हो और उन देशों के साथ सहयोग हो जो काफी उत्तम तकनीक में हैं। तो इस मामले में कहें कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध विकसित हो रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि पोस्ट ट्रम्प एरा में भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के बहुत ही करीब, और ब्रिटेन और भारत जो है वो एक दूसरे को इतना अच्छा जानते हैं जितना दुनिया में कोई किसी दो देशों को नहीं जानता। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे की ताकत को समझकर, दोनों एक दूसरे की ताकत को पहचान कर आज इस स्थिति में है कि दोनों एक दूसरे के सहयोग से दोनों देशों को फायदा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन में भी जरूरत है भारत जैसे एक बड़े बाजार की, क्योंकि ब्रिटेन जो उत्पादन करता है उस उत्पादन का उपभोग करने के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारत का जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास में उपभोग करने की क्षमता है जो दुनिया के बेस्ट चीजों का उपयोग कर सकता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में जो एक ताकत है एजुकेशन प्रोवाइडर के रूप में, जो उच्च शिक्षा प्रोवाइडर के रूप में, उच्च तकनीकी प्रोवाइडर के रूप में, ऐसे में भारत एक बहुत बड़ी जगह हो सकता है जहां की वो उच्च शिक्षा भारत के छात्रों के साथ इंटरेक्ट कराए, अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस खोले और अपनी यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट टीचर्स है उन बेस्ट टीचर्स को यहाँ भेजे और यहाँ के जो बेस्ट टीचर्स है उनको भी एम्प्लॉय करे। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की यह जो अपॉर्चुनिटी बनेगी भारत और ब्रिटेन के बीच में, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो बड़ा इलाका है जो निवेश का इलाका है, देखिए भारत को निवेश चाहिए। निश्चित तौर पे भारत एक तरीके से कहे कि सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विकासशील देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत में एक माना जाता है। ऐसे में भारत और ब्रिटेन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन को भी कुछ क्षेत्रों में निवेश की जरूरत है और भारत को भी निवेश की जरूरत है। तो ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच जो अभी तक जो सहयोग है निवेश से, उसमें 6,50,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं, 1,70,000 स्टूडेंट्स ब्रिटेन में पढ़ते हैं। इसकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है अगर दोनों जो है और ज्यादा करीब आए, और इसीलिए 2024 में दोनों देशों ने एक 2030 रोड मैप बनाया था, और उसके बाद 2025 जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन गए तो उस समय विजन 2035 की घोषणा हुई, और वह जो विजन
2035 है, कह सकते हैं कि एक बहुत ही कम। The Vision 2035, adopted by the two countries during the visit of PM Modi to UK in July 2025, paved the way for strengthening cooperation and collaboration in education sector of India and UK. Leading universities of UK are now planning to establish their campuses in India. शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। Our India-UK Vision 2035 strategy, pledging to work more closely on areas such as climate, education and health. 9 universities of UK are setting up campuses in India, with the University of Southampton leading the charge by setting up a campus in India in July 2025 under the new Education Policy 2020. These campuses will bring global classrooms within reach of Indian students at home. This will also enhance their access to international research opportunities and will promote university R&D collaboration and academia industry partnerships. We welcome the 9 UK universities to India, marking a new chapter in India-UK educational collaboration. Ladies and gentlemen, I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar, good afternoon. Right Honorable Sir Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegation, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Prime Minister Starmer, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पहली भारत यात्रा पर आज उनका यहां मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में इज इट ओके? It's fine. It's fine. The kid's falling out, but apart from that, it's fine. It's okay. फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। फ्रेंड्स, कल भारत यूके के बीच बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। फ्रेंड्स, भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में
भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। फ्रेंड, भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट AI रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस ISM धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के गठन का स्वागत करते हैं। हमने क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इससे दोनों देशों के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और AI में काम कर रहे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा से लेकर एजुकेशन और इनोवेशन तक भारत और यूके के रिश्तों में नए आयाम घड़े जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। यह बहुत खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला समूह प्रवेश भी ले चुका है। साथ ही गिफ्ट सिटी में यूके की 3 अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यूके में बसे 1.8 मिलियन भारतीय हमारी साझेदारी की जीवंत कड़ी है। ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था में अपने मूल्यवान योगदान से उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और विकास के पुल को मजबूत किया है। फ्रेंड्स, भारत का डायनेमिज्म और यूके की एक्सपर्टाइज मिलकर
एक यूनिक सिनर्जी बनाती है। हमारी साझेदारी ट्रस्टवर्दी है, टैलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और आज जब मैं और प्रधानमंत्री स्टारमर मंच पर एक साथ खड़े हैं तो ये हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है कि हम एक साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं एक बार फिर इस भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री स्टारमर का, उनके डेलीगेशन का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Right Honourable Sir Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom, to give his remarks to the media. Namaskar, Dosto. Prime Minister Modi, it was an honour for me to host you in the United Kingdom in July at Chequers, and I am so delighted to be making this return visit just a few short months later. And can I just extend my thanks to the very warm welcome that you and the whole country have extended to me as Prime Minister, to the whole delegation, and through us to the whole of the United Kingdom. It is very much appreciated, very much noticed. And it is an important statement as we stand here about our shared commitment to this special relationship, because we are building something here. We're creating a new, modern partnership focused on the future and on winning the opportunities that it offers, and we're doing it together. And that's why we struck the UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement in July, a breakthrough moment, years in the making, slashing tariffs, increasing access to each other's markets to drive growth and create jobs for our people, and making life better in both of our nations. And beyond the words on the page of the agreement is the spirit and the confidence that that has given to our two great countries to work even more closely together, something which we've seen evidence during the course of this visit here over the last 2 days. It is significant that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital, because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely developed country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey. And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal for the benefit of all of us. And that's why I brought a record 126 British businesses with me to India this week. We had to get a bigger plane to travel over here than the one we planned, but that delegation is some of our biggest, most iconic businesses and smaller and medium-sized businesses, but also leaders from education, some of whom are with us here, and sport and the arts. As I say, our largest trade delegation for a decade, and so my first as Prime Minister, so of course the destination for that had to be here, had to be India. Later today, the Prime Minister and I will convene a renewed CEO forum, and that was much discussed yesterday as a direct channel for business. There was a real buzz in the room yesterday that this forum is going to have real life breathed into it to embody the agreement that we've already reached, to ensure that the deal does deliver the opportunities that we want to see. And we are committed to that. And when we leave India later on tonight, I expect that we will have secured major new investments, creating thousands of high-skilled jobs in the sectors of the future for both of our nations. The UK and India stand side by side as global leaders in tech,
and innovation. And so we've also taken the opportunity to deepen our cooperation through our Technology Security Initiative, with new commitments on AI, advanced communication, defence technologies, and much, much more. We're announcing a deal to make Bollywood films in the United Kingdom after a fantastic visit to the studio yesterday, and we're deepening our cooperation in education, as we've evidenced here on the film and with the people that we have in the room. It is the younger generation in India who will lead the charge to deliver on that 2047 target. The demand for the best quality higher education is very high, so I'm really pleased that we're announcing today that more British universities will be setting up campuses right here in India, making Britain India's leading international provider of higher education and delivering on our vision 2035 that we set out in July. These incredible economic bonds are the jewel in the crown of this relationship. But of course, our cooperation goes much wider too. And so we've had the opportunity to discuss issues of vital importance to global stability and security, including the situation in the Middle East. I strongly welcome the news that a deal has been reached on the first stage of the peace plan in Gaza. This is a moment of profound relief that we felt around the world, but particularly for the hostages, their families, and for the civilian population of Gaza, who have all endured unimaginable suffering over the last 2 years. I'm grateful for the tireless diplomatic efforts of Egypt, Qatar, Turkey, the United States, and many others in securing this crucial first step. This agreement must now be implemented in full, without delay, and be accompanied by the immediate lifting of all restrictions on life-saving humanitarian aid to Gaza. The UK will support these crucial immediate steps and the next stages of the talks to ensure the full implementation of the peace plan. The Prime Minister and I also discussed the need for a just and lasting peace in Ukraine, the need for stability and security in the Indo-Pacific, and the need to cooperate in critical areas like climate and energy, including breaking away from dependence on fossil fuels. India is a global player. We sit together in the Commonwealth, the G20, and we want to see India taking its rightful place on the UN Security Council too. So we're committed to strengthening our strategic partnership. And in fact, as already been mentioned, our Carrier Strike Group is here in India right now, exercising with the Indian Navy, showing the strength of that relationship on defence and security, which we've discussed this morning, we want to take even further. And look, the whole thing, this particular partnership, goes much deeper. Because in the end, it is about people. The human connections between India and the UK are unique, forming what Prime Minister Modi has called the living bridge between our two countries. A bridge between people, a bridge between hearts, and in that spirit, Prime Minister, I want to express my deepest sympathies to all the victims of the Air India crash earlier this year. A terrible day and a tragedy for both of our nations. And it showed, frankly, that we are family. And I am proud this week that we're taking this incredible partnership between our two nations and making it stronger than ever for working people on both sides of that bridge. Finally, I'd like to take this opportunity as we enter the festive period to wish the people of India joy and happiness and a very happy Diwali.
Diwali ki Shubh Kam Inai. Thank you. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. Please be seated as the dignitaries exit the room.